चलिए तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, मौर्य प्रशासन। मौर्य काल प्राचीन काल में बहुत ही विकसित काल था। बहुत ही विकसित मतलब अगर भारतीय इतिहास में देखा जाए तो मेन रूप से दो ही काल विकसित रहा, बहुत ज्यादा, जो संपूर्ण भारत पे राज किया। इसमें एक का नाम आता है मुगल, और मुगल में कौन, अकबर। दूसरा कौन आता है, अशोक। ये दोनों बहुत ही अच्छे शासक रहे, इसीलिए इनका नाम ज्यादा है। तो मौर्य काल का जो विकास हुआ तो उसमें आपको पता है कि उसमें उसके विकास में एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के शिक्षक शामिल थे, और उसका नाम क्या था, चाणक्य। तो चाणक्य शुरू से बहुत ही बुद्धिमान थे, तो इन्होंने ही पूरे मौर्य प्रशासन को डिजाइन किया। और आज अगर आज का राजनीति देखेंगे, आज का भारतीय प्रशासन देखेंगे तो लगभग इसी प्रकार से। मौर्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो मौर्य प्रशासन में सबसे पहले केंद्र सरकार होता था, जैसे आज भी भारत का केंद्र सरकार मोदी जी। फिर प्रांत होता था, और आज भी केंद्र के नीचे प्रांत ही है, राइट। केंद्र सरकार दिल्ली मोदी जी, उसके नीचे बिहार सरकार, ऐसे ही ना। तो वैसे उस समय भी था, केंद्र सरकार, केंद्र के नीचे प्रांत। प्रांत को ही राज्य कहते हैं, प्रांत को ही, और क्या कहते, प्रांत को राज्य भी कहा जाता है, प्रांत भी कहा जाता है। उसके नीचे मंडल होता था, आज भी है, जिला नहीं, जिला और स्टेट के बीच में, और अनुमंडल, मंडल, अनुमंडल। हम लोग किस मंडल में रहते हैं, जिला क्या है हमारा, सीतामढ़ी। अनुमंडल क्या है, सीतामढ़ी अनुमंडल। और प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल है, सीतामढ़ी सदर अनुमंडल है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ब्लॉक संभाषा। तो उसी प्रकार से उस समय प्रांत को किसमें बांट दिया गया था, मंडल में। और मंडल को किसमें बांटा गया था, आहार। आहार का मतलब होता है जिला, और जिला को पुनः किसमें बांटा गया था, दो भागों में, एक ग्राम और एक नगर। नगरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन आज भी है। पंचायती राज, ग्रामीण प्रशासन, 6 गो चुनाव होता है आज, मुखिया का, वार्ड का, पंचायत समिति का, और सरपंच का, पंच का, और जिला परिषद का। हो गया, फिर से बता दें, मुखिया, वार्ड, पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद, 6 चुनाव होता है। तो ये हमारा ग्राम प्रशासन हो गया, और आज भी है और पहले भी था। और नगर प्रशासन आज भी है, पहले भी था। नगर 3 प्रकार का होता है, कौन कौन, एक बड़े लेवल का नगर जिसको महानगर बोलते हैं, एक उसके नीचे का नगर परिषद, और सबसे नीचे का नगर पंचायत। सबसे नीचे नगर पंचायत, नगर परिषद, महानगर, जिसको हम नगर निगम भी कहते हैं, ठीक है। तो उस समय हालांकि 3 लेवल का नगर नहीं था, पर नगर का शासन अलग था, ग्राम शासन अलग था। यानी बिल्कुल ऐसे ही हमारे आज का शासन। और इसीलिए बड़े बड़े एग्जाम जो आईएएस का यानी यूपीएससी होता है, और जो आप डीएम, जिसके द्वारा यानी कोई भी व्यक्ति आईएएस बनता है, जिसमें प्रमोशन होकर डीएम बनता है, एसडीएम, डीएम, फिर ऊपर रैंक आगे बढ़ते रहता है। और वैसे ही राज्य का एक एग्जाम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीएस एग्जाम, प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों पब्लिक सेक्टर का एग्जाम है, और इसमें जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति सफल होते हैं उनको लोक सेवक बनाया जाता है। लोक सेवक का मतलब पूरे एरिया को कवर करने वाला। डीएम जैसे हो गया एक लोक सेवक, डीएम का काम क्या है, पूरा जिला का शासन संभालना। इसके अलावा सीओ हो गए, ब्लॉक का शासन संभालना, पीडीओ हो गए। तो ऐसे प्रशासन मिलता है। अगर मूल रूप से बात करें तो मौर्य प्रशासन को कितने भाग में बांटा गया था, 4 भागों में। कितने भाग में बांटा गया था, 4 भागों में। पहला कौन था, केंद्रीय, दूसरा प्रांतीय, तीसरा नगरीय, और चौथा ग्राम। ये 5 प्रशासन के केंद्र थे, आज भी है और उस समय में। पर इसमें डायरेक्ट प्रांत से नगर में और ग्राम में, प्रांत से डायरेक्ट नगर और ग्राम को कंट्रोल करना संभव नहीं था। इसीलिए बीच में 2 और लेवल था, जिसमें एक का नाम मंडल और दूसरा का नाम आहार, जो इस ग्राम से या नगर को जोड़ के रखता था, किससे, प्रांत से।
क्योंकि प्रांत जैसे बिहार को डायरेक्ट गांव से जोड़ के रखना संभव नहीं है, तो बीच में अन्य ऑफिसर होना जरूरी है। वही दो लेवल था, एक मंडल था और दूसरा आहार। तो जो केंद्रीय प्रशासन है उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? राजा। और राजा यहाँ का निरंकुश नहीं था, यानी राजा खुद कोई निर्णय नहीं ले सकता था। राजा को निर्णय लेने के लिए, उसको डिसीजन लेने के लिए कोई भी सलाह कौन देता था? मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद कहेगा तब डिसीजन लेगा। राजा के नीचे कौन होता था? प्रांत, और प्रांत का अधिकारी क्या कहलाता था? राज्य था। किसी को कुमार भी कहते थे। और आपको बताए होंगे हम कि जब तक बिंदुसार कहाँ का राजा रहा? मगध का, तब तक उसका पुत्र अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। अवंती का राज्यपाल रहा। जब वो मर गए तब अवंती से कहाँ का राजा बना? मगध का। तो पहले कोई राज्यपाल होता था। अक्सर इसमें जो राज्यपाल होता था वो राजा का ही बेटा होता रहता था, इसीलिए इसको थोड़ा ज्यादा वैल्यू मिलता था। उसके बाद हम अगर बात करें तो ग्राम में जो प्रशासन था उसका अध्यक्ष कोई एक व्यक्ति नहीं होता था, बल्कि समिति होता था। समिति का मतलब होता है ग्रुप, समूह। गांव में चलता है दुर्गा पूजा समिति, तो एक आदमी रहता है कि बहुत सारा रहता है? बहुत सारा। तो समिति के द्वारा चलाता था। और कितने प्रकार के समिति थे? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के समिति थे? 6 प्रकार के। कहां लिखे हैं? नगर प्रशासन के समिति कितने थे? 6। शिल्प समिति था, वैदेशिक समिति था, जनसंख्या समिति था, वाणिज्य समिति, वस्तु समिति और कर समिति, वस्तु निरीक्षण समिति। शिल्प समिति का काम क्या था? जो भी शिल्पकार है, शिल्प समझते हैं? शिल्प उद्योग, जो हाथ से काम करते हैं, क्राफ्टिंग बोलते हैं। हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, जैसे बेना बना रहा है, हैंडीक्राफ्ट होते हैं। जो हम गांव में कोई काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? शिल्प उद्योग, छोटा उद्योग। छोटे लेवल पे चलाया जाता है उसको शिल्प उद्योग कहते हैं। तो शिल्प उद्योग का जो काम संभालता था, जो देख रेख करता था, उसको क्या बोलते थे? शिल्प समिति। वैदेशिक समिति, जो विदेशी, जो भी वैदेशिक हो गया ना, जो भी वैद्य है, डॉक्टरी, ठीक है, उन सब से जुड़ा हुआ समिति कौन था? वैदेशिक समिति। जनसंख्या कंट्रोल, उस समय भी पॉपुलेशन का ध्यान रखा जाता था कि यहाँ कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, सेंसस का ध्यान रखा जाता था। जो हमारे यहाँ भारत में कब आया? 1872 में। और ये उस समय का बात है, किया जा रहा है 1872 के बाद हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो भी अंग्रेजी ने सलाह दी। अब अंग्रेज ने क्यों दिया? क्योंकि हम पुराने चीजों को भूल चुके थे। अगर हमको पता होता पहले से कर रहे हैं, हम भी कर रहे होते, तो हमें अंग्रेजों की सलाह की जरूरत पड़ती नहीं। वाणिज्यिक समिति, व्यापार पर कोई भी आदमी कोई बेईमानी ना करे। और पता है अगर इस टाइम में कोई आदमी अगर बांट का अनुपात गलती किया, उसको डायरेक्ट फांसी। जैसे आप जोता है ना, लेने जाते 1 किलो, दे दिया 800 ग्राम, काटा खराब है। अगर धरा गया वहां मॉडिकाल डायरेक्ट चढ़ा दो, डर से कोई गलत सामान नहीं देता था। वस्तु निरीक्षण का व्यवस्था था कि वस्तु का क्वालिटी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अच्छे वस्तु मिले। और कर समिति था, टैक्स का ध्यान रखता था। और टैक्स में 2 प्रकार के टैक्स थे, एक 10% लगता था, एक ब्याज वाला जो टैक्स था उस पर 15%। यानी अगर आप पैसा से पैसा कमा रहे हैं, आपका मेहनत नहीं लग रहा, तो आपको कितना प्रतिशत चुकाना पड़ेगा? 15%। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा? 10%, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्राम प्रशासन की। तो ग्राम प्रशासन का अधिकारी कौन होता था? मुखिया भी होता है, उसको मुखिया को क्या बोलते थे? ग्रामीण बोलते थे, ठीक है। अब केंद्रीय प्रशासन की अगर बात करें तो केंद्रीय प्रशासन अभी हम बताएं मंत्रियों के द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें 7 अंग थे, 7 प्रकार के व्यक्ति होते थे केंद्रीय प्रशासन में। और मंत्री कितने होते थे? 18, जिसको हम 18 विभाग के मंत्री बोलते थे या तीर्थ बोलते थे। मंत्रियों को क्या बोला जाता था? तीर्थ विभाग, अलग अलग विभाग के अध्यक्ष। अभी 32 विभाग है भारत में, उस समय कितने विभाग थे? 18। तो इसको ही हम अमात्य मंडल या महामात्य मंत्री को बोला जाता है, ठीक है। 18 मंत्री थे। 100 + 3 कर लीजिए। हाँ, चलिए। तो केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन का शासक कौन होता था? राजा। ये बता दिए। केंद्रीय प्रशासन के अंग कितने थे? 7। पहला राजा होता था, दूसरा अमात्य होता था, तीसरा जनपद, दुर्ग, पोस्ट, सेना, मित्र। और ये अमात्य वाला बात यहाँ से ऊपर ही लिख लीजिए,
ये हम उल्टा लिख दिए तो लिख दिए तो सोचो क्या करना है। मंत्री कितना होता था 12 से लेकर 20 के बीच में होता था और ज्यादातर मंत्री जो रहा वो कितना रहा 18। इसकी संख्या 12 से बीच में हो सकती थी और ज्यादातर रहता कितना था 18 और सैलरी कितना मिलता था 1205। तो एक सवाल यहाँ भी आ गया कि मौर्य काल में सैलरी किस रूप में दिया जाता था पन के रूप में, ठीक है वेतन के रूप में पन के रूप में दिया जाता था। ये तो हो गया केंद्र वाला। राज्य की बात करें तो राज्य का अधिकारी कौन होता था कुमार या राज्यपाल बता चुके हैं। और टोटल कितने राज्य थे 5। पहला कौन था उत्तरापद। उत्तरापद का राजधानी तक्षशिला विद्या का केंद्र यहीं से चंद्रगुप्त पढ़ा था। दक्षिणापद दक्षिणापद का राजधानी स्वर्णगिरी याद रहना चाहिए। अवंती अवंती का राजधानी उज्जैन अवंती का उज्जैन। प्राच्य का पाटलिपुत्र। कलिंग का तोसली। फिर से उत्तरापद तक्षशिला उत्तरापद का तक्षशिला। दक्षिणापद स्वर्णगिरी। अवंती का उज्जैन। प्राच्य का पाटलिपुत्र और कलिंग का तोसली। ठीक है तो 5 राज्य थे। पांचों के अलग अलग अधिकारी होते थे जिसको हम कुमार या राज्यपाल कहते थे। नगर प्रशासन बता दिया अलग अलग समिति द्वारा नगर प्रशासन को कंट्रोल किया जाता था जिसको हम समिति द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ग्राम प्रशासन किसके द्वारा किया जाता था ग्रामीण के द्वारा। तो ये 4 लेवल के प्रशासन थे। अब थोड़ा देख लेते हैं सैन्य व्यवस्था कैसा था। तो कोई भी देश ताकतवर कब होगा जब उसके पास अच्छा सेना हो। जैसे भारत आज दुनिया का हर देश भारत का लोहा मानता है। क्यों मानता है भारत के पास नेवी है एयरफोर्स है। पता है पाकिस्तान में मारता था तो इधर से मारता था सब बम जाके पाकिस्तान में गिर जाता था पर पाकिस्तान वाला मारता था भारत वाला उसको हवा में कुछ कर देता था। अब कोई आदमी मान लो इधर से हम लाठी मारे उधर से ही लोहा का गेट लगा दिया वो लाठी टकरा के रुक गया और वो जब मारा लग गया। कौन ज्यादा नुकसान में होगा जिसका सेना कमजोर हो उसके पास नहीं। तो कोई भी देश इसीलिए ताकतवर है क्योंकि उसके पास अच्छी सेना है। इसके पास एक नहीं 5 प्रकार के सेना थे। पहला पैदल सेना जो पैदल तलवार लिया हुआ है भाला लिया हुआ है तैयार है मारने के लिए। दूसरा अश्व सेना घोड़ा वाला घोड़ा से जा रहा है एक बार में नचाते नचाते भाला 10 लोग के घोड़ा की स्पीड में काट रहा है। तीसरा हाथी सेना क्या होता था घोड़ा सेना स्पीड में मारना है तो घोड़ा सेना पर घोड़ा सेना नीच होता था और हाथी सेना ऊपर से कोई इधर से मारेगा तो मार नहीं पाएगा ऊपर से मारेगा तो नीचा वाला आराम से मर जाएगा। इसीलिए हाथी सेना होता था। रथ सेना ज्यादातर मंत्री होते थे बड़े लेवल का अधिकारी रथ पे बैठ के जा रहा है। रामायण देखो ये रथ पे बैठ के राम लड़ाई करने जा रहा है तो तीर धनुष का भी लड़ाई था। रथ सेना नौसेना मतलब नौ बड़ी नौ यानी नाव वाला इसको बोलते हैं नेवी। उस समय भी ये नेवी रखा था नाव पर जाके नाव से लड़ाई करता था और पूरे सैन्य व्यवस्था के जो अधिकारी होते थे उसको क्या बोलते थे कमांडर इन चीफ। सैन्य व्यवस्था के अधिकारी को क्या बोलते थे कमांडर इन चीफ। ठीक है अभी भी हम लोग यही नाम न्यायालय की बात करें तो इस समय 2 प्रकार के न्यायालय थे। आज भी 2 ही प्रकार के एक होता है दीवानी एक होता है फौजदारी। हमारे पास 3 लेवल है पर न्यायालय का सेम व्यवस्था है एक दीवानी एक फौजदारी। उस समय भी था पर नाम अलग था। धर्म स्थायी न्यायालय और कंठ शोधन न्यायालय। धर्म स्थायी न्यायालय क्या होता था दीवानी मतलब अब जमीन का झगड़ा है हम गाली दे रहे हैं वो भी गाली दे रहा है उनका एक हाथ हमारा होने और उनका एक हाथ मेरा इधर है। अब क्या करें उस स्थिति में तो हम गए कोर्ट के पास कोर्ट वहां पे केस ले लिया वो फैसला सुनाए तो वो हो गया अस्थायी मतलब धर्म स्थायी न्यायालय। धर्म स्थायी न्यायालय मतलब नॉर्मल बात जिसमें कबार पर अप्रोल हो गया चुटकी लस्कर हो गया लेकिन मर्डर ऑर्डर नहीं है मतलब ब्लड नहीं आया। अगर ब्लड आ गया तो इसका मतलब वो मामला कैसा है फौजदारी है। चोरी डकैती मर्डर
रेप, इस सब तरह के मामला किसमें आएगा? फौजीदारी का। इसमें अगर कोई जेल में गया तो जल्दी सजा माफ देगा, इस वाले को जल्दी बेल भी मिल जाता है। अभी की बात बता रहे हैं, उस समय हम नहीं थे बेल दिलवाने के लिए किसी को। बस ये दो तरह का होता था और आज भी यही दो तरह। मतलब सोचो, जिस पे हम आज जी रहे हैं ये चाणक्य कब सोच लिया? आज से हजारों साल पहले, हजार नहीं 2000 साल पहले नहीं सोच लिया, 2000 से भी ऊपर हो गया। बताओ 2200-2500 साल पहले कोई इतना दिमाग लगा दिया जिसका हमारा आज भारत टिका हुआ। तो क्यों नहीं वो ऐसा व्यक्ति का शिष्य दुनिया में नाम कर रहा है और किया क्या? चंद्रगुप्त, तभी तो एक राज्य बना लिया, इतने विद्वान। चलिए, इनके पास गुप्तचर भी था। आज भी हम लोग गुप्तचर रखते हैं, आईबी, आप लोग नाम सुने होगा, रॉ नाम सुने, सीबीआई, सीबीआई का भी नाम तो सुने होगा, सीबीआई का भी नहीं सुने। वाह, शुद्ध गवाह, मतलब गाँव में रहने वाले लोग। सीबीआई का मतलब होता है, सीबीआई क्या होता है? आप एक अभी सीरियल आता है सीबीआई से जुड़ा हुआ, मुझे याद नहीं ना। सीबीआई का काम होता है जैसे कोई भी केस देखिएगा, जब किसी से नहीं पकड़ाएगा ना तो सीबीआई को सौंप देता है और सीआईडी कर देगा। सीआईडी सीरियल का भी नाम सीआईडी है। आप तो उसी को जो चुपके से गुप्तचर के तरह काम करता है उसको सीआईडी बोलते हैं। तो इसके पास दो प्रकार के सीआईडी था, गुप्तचर को ही सीआईडी बोलते हैं, ठीक है। एक था संस्था, दूसरा था संचारक। क्या होता है? संस्था जो एक ही जगह रहा, एक ही जगह से काम किया, उसको बोलते हैं संस्था। और संचालन खतरनाक होता था, अभी भी चलता ही वाला। अजीत डोभाल का नाम सुने? भारत के क्या है? सुरक्षा सलाहकार है। वो आदमी भारत का आईपीएस, भारत का आईपीएस, इतना बड़ा अधिकारी कि वो जिला का पुलिस, हर पुलिस उसके कंट्रोल में। और तो उसको भेज दिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अधिकारी बना के नहीं भेजा, रिक्शा चालक। एक आईएएस पैसा कमा रहा है, 1 लाख के महीना सैलरी, 80,000 के महीना सैलरी, महीना है भले जा रहा है, पावर इतना कि पूरा जिला उसके कांपता है। और वो आदमी रिक्शा चला रहा है पाकिस्तान में, बैठा चला, कहाँ चल रहा, ले लेके जा रहा है और पाकिस्तानी बोल रहा है, मुस्लिम की तरह जी रहा है, एकदम ढोंग करके। और पूरा का पूरा वहां का ब्यौरा ले करके पाकिस्तान का भारत को देता था, उसको बोलते गुप्तचर। वैसे लोग पकड़ाते तो बहुत टॉर्चर किया जाता, और भारत सरकार बताता भी नहीं कि मेरा आदमी, और वैसा लोग कोई पकड़ा गया उसको मार देता है, और भारत सरकार कभी नहीं कहता मेरा आदमी, वैसे ही मारा जाता है, ठीक है, नहीं सकाता। पर ये सबसे काम का होता है, हर देश का हर तरह का इंफॉर्मेशन निकाल के निकालता है, भारत को भेजता है। आज वो आदमी जब जिंदा बच के आया, पूरा पाकिस्तान उससे कांपता है कि हाँ। सोचो कोई भिखारी आपके साथ जी रहा है, और जब थोड़ा देर के बाद पता चला अरे ये तो पूरा देश का राजा है, पूरा सेना का, एयरफोर्स का पूरा हीरो। अब तो सलाहकार है वर्तमान में, उस समय एयरफोर्स का चीफ बनाया गया उसे। चलो कितना बड़ा अधिकारी रहा हो, पूरा आर्मी जिसके कंट्रोल में हो, एयरफोर्स जो पाकिस्तान के नाक में दम कर देता है, वो आदमी उसके देश में रिक्शा चला रहा है। जो उसको पता चला होगा तो क्या सोचा होगा, क्या नहीं सोचा होगा। चलिए, तो ये साधु या सद्दम के वेश में, भिखारी के वेश में रहता था। आपके पास रहेगा, भिखारी की तरह रहेगा, आपको लगेगा मेरा दोस्त है, कोई होगा ढोंग कर रहा है, पता भी नहीं चलेगा ढोंग कर रहा है। और जब ये कुछ होगा, पिस्टल डाले रहेगा, धोती में से निकालेगा, चल जेल, डायरेक्ट जेल रहेगा। भिखारी 10 को भिखारी रहेगा, 4 लोग, सबके पास हथियार है, क्योंकि सरकारी अधिकारी सीधा पकड़ेगा, जेल में ले चल जाएगा। और आपको लगेगा ये सब तो साधु है, क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है। अगला है राजस्व। राजस्व विभाग क्या होता है? टैक्स, बता ही चुके हैं। टैक्स कितना लेता था? 10% ब्याज। लेकिन ये टैक्स अलग था, ये तो ब्याज पर जो ब्याज लेता था ना उसके ऊपर था। ये टैक्स 1/4 लेता था या 1/6। 1/4 का मतलब 25% और 1/6 का मतलब 100 से भाग दे दीजिए, 100 से कितना आ जाएगा? पंडा करना है, सेक्शन में 16% के आसपास आ रहा है, और ये 25% के आसपास, सब सारे 16-17 के आसपास। राजस्व विभाग का अधिकारी था, और राजस्व विभाग का काम क्या होता है? टैक्स लेना। अलग अलग था। शहर में कौन सा राजस्व लगता था? दुर्ग। जनपद में कौन लगता था?
राष्ट्र। जनपद क्या होता है कि टैक्स का नाम है, टैक्स दुर्ग नाम का टैक्स लगता था कहाँ, शहर के लोगों पर। राष्ट्र किसके ऊपर लगता था, जनपद के ऊपर। जनपद याद है क्या होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ लोग एक साथ मिलजुल कर अपने मतलब रहते हैं तथा अपने मवेशियों का पालन पोषण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जनपद। बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बनाते हैं, महाजनपद। तो शहर का अलग टैक्स था, जनपद का अलग टैक्स था। सेतु टैक्स का नाम है, और सेतु किसके ऊपर लगता था, खेतों के ऊपर और पुलों के ऊपर। खेतों के ऊपर और पुलों के ऊपर कौन टैक्स लगता था, सेतु। और लास्ट है ब्रज। ब्रज किसके ऊपर लगता था, मवेशी के ऊपर। तो ये हो गया आपका मौर्य प्रशासन खत्म। और यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का भी अंत हो रहा है। अंतिम शासक कौन था, वृद्धर मौर्य। याद रखिएगा। कल से हम लोग अगले वंश के बारे में